और जब तक उसको लगा कि सऊदी अरब इजराइल के साथ है, इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है, तो यही हमास वाले, आपको याद हो, सऊदिया पर और एमरॉन पर हमले करते जो थे। सऊदी अरब में इनको गाड़ देने का काम करती है बाबा साहब, जो अमेरिका के एक इशारे पे अपने प्रधानमंत्री को उड़ा के जेल में फेंक सकते हैं, मोहम्मद बिन सलमान और शाही घराना उनके सामने क्या बात औकात नहीं रखता करते, है। क्योंकि जितना हम जानते हैं ईरान की कौम ऐसी नहीं है, वो बहुत बहुत ही, आप समझे, दानिश्वर लोग हैं, और वो जानते हैं कि कैसे मुल्क और कैसे जो है दुनिया पे राज किया सऊदी अरब से जाता है। हमने कौन सा रिश्तेदारी करनी है। जिस दिन मैं सऊदी अरब के खिलाफ कुछ बताता हूँ उस दिन सुन्नी मेरी जान को अटक जाते हैं, जिस दिन ईरान के खिलाफ बताता हूँ शिया मेरी जान को अटक जाते हैं। वह मैं कुछ मोदी साहब के खिलाफ बताता हूँ तो हमारे हिंदू भाई मेरी जान, अरे भाई मुझे जीने दोगे कि नहीं, सच सुनना चाहोगे कि नहीं। दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आज गुजारिश करूंगा कि आज हम वैसे तो जियोपॉलिटिक्स पर ही बात करने वाले हैं और जियोपॉलिटिक्स की थका देने वाली मैराथन पर बात करने वाले हैं। दरअसल एक बात मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सच जब तेरा या मेरा हो जाता है तो फिर सच नहीं रहता। मेरे ख्याल से हम सच और हकायक पर बात करना चाहते हैं और आज मैं इनवाइट करता हूं होस्ट के लिए पावा साहब को कि पावा साहब आज सवाल करें मिडिल ईस्ट पर कि बहरहाल ये जो थका देने वाली जियोपॉलिटिक्स की इस वक्त दुनिया में जो एक तरह से चारों तरफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है जंजाल, इसकी गुत्थी को कुछ सुलझाने की कोशिश। पावा साहब आज आप मुझसे सवाल पूछें, मैं भी एक दो सवाल आपसे पूछ लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने मुझे जो है इनवाइट करके भी सवाल करें और खुद ही सवाल कर दिया जिसका जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा था जी कि ये जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं पानी में मदानी मारना, जैसे पानी को बिलो रहे हो या धूप को बिलो रहे हो, तो उसमें मक्खन निकलेगा नहीं निकलेगा, या सिर्फ ये तमाशा ही चल रहा है, इसके पीछे है क्या? क्या ईरान की धमकियां, ईरान के सुर्ख परचम, ये सब खामा ख्याली थी, या इसके पीछे कोई और ऐसा है पशे पर्दा जो हम और हमारे लोग नहीं जानते? असल में क्या है बाबा साहब, हम लोग ना बड़ी कोशिश ये करते हैं लोगों को समझाने की कि देखिए जियो पॉलिटिक्स को आप जियो पॉलिटिक्स की तरह ही देखें। होता क्या है, हर किसी की अपनी एक कम्युनिटी है, एक धर्म है, एक सेंटिमेंट है। जब हम जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे जो अपने पर्सनल सेंटिमेंट है, हम उसके नजर से हीरो तलाश करने लगते हैं, जिसके चक्कर में हम लोग समझना ही नहीं चाहते कि असल में दुनिया में चल क्या रहा है, जो दुनिया को चलाते हैं वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों आपके खुद के प्रधानमंत्री जो है वो दूसरे देशों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की बात करते हैं, या क्यों आपको विश्व सरकार की बात करते हैं। ये सब बातें मतलब कोई हवा में तो नहीं कर रहे हैं ना। इतने बड़े पद पर बैठकर अगर कोई इंसान बात कहता है तो उसमें कोई सच्चाई होती है। अब एक बात आप समझ लीजिएगा, देखिए जब ये शुरू हुआ था, सबसे पहले हम आते हैं जियोपॉलिटिक्स के कांड में, मतलब मिडिल ईस्ट में आते हैं, मगर पहले वहां से समझते हैं कि मिडिल ईस्ट की हमने और आपने प्रिडिक्शंस, जो प्रिडिक्शन नहीं बल्कि एनालिसिस था कि भाई अगर यूक्रेन में जाकर जो है नाटो घेर लेगा रशिया को, तो निश्चित रूप से वो दूसरी कोई विंडो खोलेगा, और वो विंडो जो है वो ताइवान या चीन के इलाके में इसलिए नहीं हो सकती जब तक ये ओशियान के देशों को और बरसगीर के देशों को रशिया अपने आप अपने साथ मजबूती से कहीं खड़ा न कर ले, तब तक यहाँ ताइवान में छेड़ना चाइना और रशिया दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए एक तीसरी विंडो चाहिए थी। वो तीसरी विंडो खाड़ी के देश थे। खाड़ी के देश में पश्चिमी जगत का कैपिटलिस्ट जो एक दुनिया है, देखिए वार किसके खिलाफ है? वार है ये सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। जो दुनिया को चला रहे हैं उनमें से एक थॉट है जो कैपिटलिज्म को कैरी करता है, दूसरा थॉट है जो सोशलिज्म को कैरी करता है। आप उसे कम्युनिज्म भी कह सकते हैं। उसका थोड़ा सा कम्युनिज्म का सॉफ्ट रूप करते हैं तो फिर वो सोशलिज्म हो जाता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई सब शामिल हो सकते हैं। अगर आप उसे कम्युनिज्म कहते हैं तो फिर आप टोटल नास्तिकवाद में चले जाते हैं। तो धर्म भी रहे और सोशल जो एक जस्टिस है वो भी रहे, ऐसी कंडीशन में इसको सोशलिज्म नाम दिया जाता है। मुद्दा बड़ा दुनिया का जो चल रहा है वो
टोटली सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म ही है, क्योंकि नहीं रशिया सर, सर मैं माजरत चाहूंगा, आप बहुत तवील में जो बताना चाह रहे हैं उतना, उतनी गहराई से सोचने और आपसे क्या कहते हैं शागिर्दी करने के इरादे से शायद कोई नहीं बैठे हो हमारे नाजरीन। जी मोटा मोटा मुद्दा, मोटे मोटे सवालात मैं ये जानना चाह रहा था कि जब ये शुरुआत हुई थी गजा के अंदर, हमास ने जी जब हमला किया था और हमास के हमले के सामने जब गजा को नेस्ता नाबूद कर दिया, उन्होंने बिल्डिंगें तोड़ दी, तो सब लोग ये जी कहते थे कि इजराइल ये चाहता है कि जंग को फैलाया जाए और जंग को फैला के पूरे मिडिल ईस्ट में ले जाया जाए। उधर से जी उसने ये सोचकर ईरान के अंदर तक हमले कर दिए और ईरान ने धमकियां दी, ईरान ने आगे से भी हमले किए। तो क्या ये कंडीशन अभी ऐसी मौजूद है कि ये इसको जंग को और फैलाया जाएगा या इसको यहीं समेट लिया जाएगा? देखो आपको याद हो आपने कहा था कि इजराइल के बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मुल्क नहीं है और उसको कभी भी अपनी औकात में लाया जा सकता है, और हम भी यही समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी वजूहत क्या है? देखिए, आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे चीजों पर तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि इजराइल एक कागजी शेर साबित हुआ, और उसके बाद भी इसको क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सकता है या किया जा रहा है, इसको ईमानदारी से इसके पर्दे थोड़े से खोलते हैं। कमजोर कैसे साबित हुआ? देखिए, याहिया सिनवार अभी गाजा के अंदर मौजूद है, गाजा में ही है, गाजा के अंदर से ही अपने संगठन को चला रहा है, मोस्ट वांटेड है। वो कम से कम मोसाद के लिए, कम से कम इजराइल के लिए पहले भी 27 साल की जेल काट चुका है, मगर याहिया सिनवार अब जो है वो चीफ बन चुका है, पॉलिटिकल चीफ भी बन चुका है हमास का, जो गाजा के अंदर मौजूद है, जहां गाजा के जो लड़ाके हैं हमास वो भी मौजूद है। इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने अपनी कमजोरी को छुपाए रखने के लिए, अपने आप को साइकोलॉजिकल बर्तरी हासिल करने के लिए, औरतों को, बच्चों को, सिविलियंस के घरों को निशाना बनाया। उसने सिविलियंस को मार रहा है, रोज आज भी मारे हैं। वो जाकर मस्जिदों पर बम गिराता है, वो स्कूल पे बच्चों को मारता है, और तो ये क्या तो है? उसका जवाब क्यों नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? जी फिर उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? बताने मैं आगे आता हूँ ना दूसरे पक्ष पे। पहले हम इस पक्ष की बात कर लेना कि इजराइल कमजोर कैसे है। जब बच्चों को मारता है, यानी हमास को न्यूट्रलाइज अभी तक नहीं कर पाया, अपने बंधकों को गाजा के अंदर से अभी नहीं छुड़ा पाया, और याहिया सिनवार तक नहीं पहुंच पाया, तो कुल मिला के यह है कि हमास के लड़ाकों से इजराइल न जीत पाया। 500 से ज्यादा गाजा के अंदर टैंकों को दफन कर दिया इजराइल के, वहां पर इसके तमाम हथियार वहीं पर पूरा बनाए जा रहे हैं, और बदले में ये सिविलियंस के घरों को गिराता है, बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है। जो दुनिया में कोहराम मच जाता है, बच्चों को बचाओ, औरतों को बचाओ, रोको, तो तुरंत जो है यूएनएचआरसी की मीटिंग बुलाई जाती है, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग बुलाई जाती है, दुनिया इकट्ठी हो जाती है। किस लिए इकट्ठी हो जाती है? इजराइल की ताकत के लिए नहीं। इजराइल जो बच्चों पे जुर्म कर रहा है, जो बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, उसके लिए वो मीटिंग बुलाई जाती है। इजराइल ने क्या सिनेवार को हासिल कर लिया? क्या अपने बंधक छुड़ा लिए? आज कतर के अंदर किस बात को लेकर मीटिंग चल रही है? बंधकों के नहीं तो तबादले के बदले। बाकी मुल्कों ने इजराइल का क्या बिगाड़ लिया सर, ये बताएं ना। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ ना कि इजराइल का बाकी ने क्या बिगाड़ लिया, इस पे देखिए, इजराइल को पूरी दुनिया ने खुली छूट दी कि तू जो चाहे कर ले, क्योंकि उसने हर नियम को तोड़ा, हर मामले को तोड़ा। अब आते हैं कि बाकी लोग इसको रोकते नहीं पाते। बड़ी सीधी सी बात, हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दर्शकों के लिए बात कर लेते हैं। हमने क्या कहा कि दो ताकतें हैं, एक अमेरिका साइड है, दूसरी रशिया साइड है। दुनिया में अगर किम जोंग जैसा आदमी दुनिया से कट के अपनी मर्जी से अगर जी रहा है, तो उसे भी रशिया और चाइना का संरक्षण प्राप्त है। आज रशिया और चाइना अपना संरक्षण हटा ले, पूरी दुनिया घेर के मार देगी। इजराइल को पूरे यूरोप और नाटो का जब भी वो बात करता है, तो एक हमला करने से पहले अमेरिका फोन लगाता है, फ्रांस फोन लगाता है, ब्रिटेन फोन लगाता है, और जब ये फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन फोन लगाते हैं, तो इनके जो कर्ता धर्ता है, इनकी जो एजेंसियां हैं, इनके जो अधिकारी है, वो ईरान को फोन लगाते हैं, सऊदी को फोन लगाते हैं, मतलब तमाम दुनिया को वो फोन करके रोकते हैं, नहीं हमला नहीं करना, हमला नहीं करना। अब सवाल ये उठता है ऐसे देशों पे, देखिए अरबों की बात बड़ी बात है,
उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाना है और उन्हें गद्दी पर बने रहना है, क्योंकि उनको कहा जाता है तुम्हें गद्दाफी सद्दाम बनाने में हमको 10 मिनट नहीं लगेंगे। ट्रंप भी धमकी दे चुका था, आप जानते हैं। आज भी ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ बात की है कि इस समझौते को होने दो, मगर नेतन्याहू नहीं करना चाहता। मगर उसके बाद भी ना तो ईरान हमला कर पाता है, ना जो है हूथी हमला करते हैं, कहाँ, लाल सागर में। तो वो लाल सागर में जो हमला होता है उससे ईरान का क्या फायदा है या मुस्लिम जगत का क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। अब ये हूतीस जो हमला करते हैं वो पश्चिमी जगत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, व्यापार रूट को रोकने के लिए रशिया की प्लानिंग है। तो इसका मतलब हूतीस जो है वो रशिया के लिए काम कर रहे हैं। वो वहां पर जो रोक रहे हैं चाइना और रशिया के से लाल सागर को रोक रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं क्या कि वो मुस्लिम जज्बा दिखा रहे हैं? भाई मुस्लिम जज्बा दिखा रहे हैं वो हूतीस जो है, जितने वो बड़े बड़े सीधे सीधे अमेरिकन जहाजों पर, डिस्ट्रॉयर पर भी हमले करते हैं, उन मिसाइलों से वो सीधे 3 घंटे इजराइल पे भी हमला कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं करते हमला? क्या ईरान उनको रोकता है? क्या नहीं नहीं ईरान सर, उनको ऐसा रोकता होता है? है नहीं। देखिए, आप देखें ईरान, आप ईरान के ऊपर कोई इस तरीके का इल्जाम लगाना मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से आप, अगर हम पहले से सोच के बैठ जाएं कि हमारा कि फलाना आदमी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमारा थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं टूट जाता है और हम ऐसी कोई भी बात सोच के शुरुआत नहीं कर रहे हैं। देखिए नहीं, हौती जो है वो गोरिल्ला गोरिल्ला लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कुछ इस तरीके से ही लड़ रहे हैं जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़ा था। तो अगर वो इजराइल के ऊपर कोई डायरेक्ट हमला करते हैं या ईरान कोई डायरेक्ट हमला करता है तो वो ईरान के मफाद में नहीं है। और जहां तक बात आप मजहब की है, मुस्लिम तो मुस्लिम ममालिक उसके साथ है नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये सब बेकार की बातें हैं। सबके अपने मफाद होते हैं, कोई मजहब नहीं होता। अगर मजहब होता तो आज बांग्लादेश के सारे हिंदुओं को हम अपने अंदर बुला लेते। देखिए, बिल्कुल आप अपनी जगह पे सही जा रहे हैं। मैं भी वही कहा था पास, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने ईरान पे इल्जाम नहीं लगाया। मैं कनेक्ट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान के समर्थक वैसे भी बड़े वाइल्ड होते हैं। वो पूरी बात सुनते भी नहीं है, एक लफ्ज सुनते हैं और शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अजीब ब्लाइंडनेस है। माफ करना, जो ब्लाइंड किस्म के समर्थक है ना ईरान के, और जो गोबरपट्टी के जो अंधभक्त हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते ना चीजों को, बस उखड़ जाते हैं। जैसे मोदी का नाम आते ही सारा भक्त उखड़ जाते हैं। चलिए, उखड़े ना उखड़े इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, पर जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि वो गोरिल्ला वार लड़ रहे हैं। ईरान समर्थित प्रॉक्सी जिसे पूरी दुनिया में कहा जाता है, ईरान खुद भी कहता है, उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसके हुसैनी गार्ड, उसके बहुत सारे प्रॉक्सियां हैं। ये सारे के सारे सीरिया में तैनात हैं, जो बिल्कुल सरहद मिलती है आपकी इसराइल से। इराक के अंदर जो है सरहदें मिलती हैं इसराइल से। लेबनान है, सरहद मिलती है इसराइल से। अब ये बताएं कि क्या ये ईरान ने जो प्रॉक्सी है वो इसराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार की है, या फिर वो इसराइल के बहाने से लेबनान पर, सीरिया पर और इराक पर कब्जा बनाए के रखने के लिए की है? उसकी कारण बताता हूं, इल्जाम लगा रहा हूं बड़ा सीधा। आप ये बताएं मुझे कि इराक के अंदर जो प्रॉक्सी है वो इराक के अंदर अगर अमेरिकी बेस पर हमला कर सकती है तो इजराइल पर क्यों नहीं? अगर सीरिया में बैठी हुई ईरानी प्रॉक्सी ईरान के अंदर, सीरिया के अंदर सीधे जो है अमेरिका के बेस को उड़ा सकती है, उन पर हमले कर सकती है, तो इजराइल पे क्यों नहीं? अगर हिजबुल्ला, सुनिए जवाब आप दे दीजिएगा और वो भगत भी दे दे। जो इजराइल के अंदर जो हिजबुल्ला के लोग हैं, वो हिजबुल्ला के लोग आयरन डोम को डायरेक्ट उड़ाते हैं, टावर उड़ाते हैं, सब कुछ उड़ाते हैं, मगर कोई अब तक उन्होंने इजराइल का कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट नहीं उड़ाया जिससे चीखे मारे, जैसे 40,000 बच्चों को मारकर जो है सरेआम यूएन में कूदे पीट रहा है अपने और ठहाके लगा के हंस रहा है इजराइल। उसकी किसी ऐसे एसेट के ऊपर एक भी हमला, तुम उसका आयरन डोम उड़ा सकते हो, तो इसका मतलब सिक्योरिटी, एयर सिक्योरिटी को तुम पर ब्रीच करने की ताकत है। फिर क्या तुम डरते हो या मिले हुए हो या फिर किसी के ऑर्डर पर उतना ही काम करते हो जितना तुमको ऑर्डर दिया जाता है, और फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो है इस आग में झोंकने के लिए, या हमास के लोगों को मरवाने के लिए, या गाजा के बच्चों को मरवाने के लिए सिर्फ उकसावे का काम कर रहे हो? अरे सच तो बोला जाएगा ना, जो नाराज होता है वो होए, और सच्चाई तो ये है। आपके पास कोई जवाब हो तो दो बाबा साहब। नहीं ऐसा है, देखिए जहां तक आप उसकी ईरान की बात कर रहे हैं,
अगर ईरान ने सीरिया में, लेबनान में और बाकी जगह पे अपनी प्रॉक्सीज लगाई थी, अपने लोग लगाए थे, तो उसका मोटिव शुरू से एक ही रहा है, किबला अव्वल। और वो नहीं चाहते थे कि किबला अव्वल को किसी तरीके का नुकसान पहुंचे, या इजराइल जो वहां पर थर्ड टेम्पल बनाना चाहता है वो बन जाए। उसके लिए साम दाम दंड भेद, चाहे शांति से और चाहे हथियारों से, उसने कोशिश की। और जब तक उसको लगा कि सऊदी अरब इजराइल के साथ है, इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है, तो यही हमास वाले, आपको याद हो, सऊदिया पर और एमरॉन पर हमले करते थे। अब आज आप कैसे कह सकते हैं कि सऊदी अरब हमास को साथ दे देगा? ऐसा तो नहीं हो मैंने सकता कभी ना कि कल तक जो मैंने कभी नहीं जो हमारे लिए देखिए, आतंकवादी था, आज हम उसके साथ खड़े हो सऊदी जाए। अरब के, अब आप एक कड़वा सच सुने सऊदी अरब का। ये सुना तो आपने सुना, आप बैतुल मुकद्दस की बात कर रहे हैं, तो बैतुल मुकद्दस में जो एक उनका वो बेन गवीर ने जाके जो बेहुरमती की है, अमेरिका से लेके फ्रांस से लेके सबने फोन करके इसकी मजम्मत की है। और अलक्षा को जो है छेड़ने की इजाजत दुनिया भी नहीं देती, क्योंकि वो ज्यादा शायद उस लेवल पे एस्केलेट नहीं करना चाहती कि जो अरब जगत उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने साथ जोड़ रखा है उसको तोड़ा जाए। मगर अलक्सा का मामला क्या है, और क्यों सऊदी अरब और जो बेसिकली अरब जगत है वो क्यों नहीं चाहते कि हमास जीते या फिर अलक्सा को भी आजाद कराया जाए, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बताऊंगा। मगर पहले तो आप ये सुन लें कि ये जो मामला है अरबियों का, इनको आप समझने की कोशिश करें कि इनका पूरा का पूरा निजाम जुड़ा हुआ है अमेरिकियों के, ब्रिटिश के साथ। इनके पास जो सुरक्षा है वो भी आपको पता है ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। इनका राहिल शरीफ भी वहां जाके उनकी जो इंटरनेशनल फोर्स उन्होंने बनाई थी उसको लीड कर रहा था। इनकी निजी सुरक्षाओं में भी कौन लोग होते हैं? पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान की वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो सऊदी अरब में इनको गार्ड देने का काम करती है बाबा साहब, जो अमेरिका के एक इशारे पे अपने प्रधानमंत्री को उड़ा के जेल में फेंक सकते हैं, मोहम्मद बिन सलमान और शाही घराना उनके सामने क्या औकात रखता है? कुल मिलाकर ये मुस्लिम राजा जो बैठे हैं, ये कैदी हैं, अमेरिका के बंदी हैं और मुसलमान फौजियों के द्वारा ही कैद किए गए हैं। इस बात को कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान की फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी गद्दार फौज है, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका के कहने पर ही चलती है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, ये तो बेशक 100% आप बिल्कुल जायज कह रहे हैं। लेकिन इसमें ईरान को मजम्मत और ईरान के ऊपर उंगली उठाने की कहां नौबत आ जाती है? देखिए, मैंने कहा उंगली उठाने की नौबत कहाँ आती है? मैंने उंगली तो उठा ही नहीं रहा, मैं तो जियो पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूँ कि जो लोग जो है, आप नहीं उठा रहे, लेकिन जैसा जैसा चर्चा में आता ईरान है। का अपना है ना, ईरान का अपना अधिकार है, वो जो चाहे करे। मैंने ये कहा जो मुसलमान शिया सुन्नी या मसलकों के नाम पे लड़ रहे हैं, वो भू राजनीति को समझे बगैर, भाई बड़ी सीधी बात है ना, जो प्रॉक्सी है, जो पूरी दुनिया में जो फंडेड कही जाती है, जो लोग मुझसे नाराज होंगे वो भी यही कहेंगे कि हाँ, इनको पैसा सारा का सारा ईरान से जाता है, हथियार भी ईरान से जाते हैं। फिर मेरा सवाल ये है कि आपने अगर बाबा साहब, अगर आप बैठे हैं, आप मुझे एक आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जाओ फला जगह पे लड़ो, मैं लड़ने चल देता हूं। आप ये कहेंगे कि सामने वाले जो मेरे सामने अपोजिट खड़ा है कि तुम इसको हाथ मत लगा देना, ये मेरी रेड लाइन है, वरना मैं तुमको उड़ा दूंगा, तो मुझे हाथ भी लगा देते हैं। फिर आप अगली रेड लाइन तैयार कर देते हैं, चांटा मत मार देना वरना मैं रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, तो आप मुझे एक चांटा भी खींच के मार देते हैं, मेरा गाल पे भी छप जाता है, लाल हो जाता है। अब एक और अगली रेड लाइन आ जाती है, दूसरे गाल पे मत मार देना। क्या ईरान ये नहीं कर रहा है? क्या ये नहीं कर रहा है? इस सच से आंख मिला सकता है ईरान या ईरान समर्थक? क्या झूठ बोलेंगे? आप हर बार लाल झंडा टांग देते हैं, हर बार लाल झंडा टांग देते हैं। आपकी तमाम जो प्रॉक्सी, तुम्हारी प्रॉक्सी, वो तमाम जो हिजबुल्लाह के नाम से जानी जाती है, जो ईरान में बैठी है, जो माफ करना इराक में बैठी है, सीरिया में बैठी है, वो अमेरिका के सीधा अटैक कर सकती है। फिर इजरायली तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, उनके अटैक क्यों नहीं करते? उनके टावर पे अटैक करते हो, उनके आयरन डोम को उड़ाते हो, नेतन्याहू को क्यों नहीं उड़ाते? वो तुम्हारे राष्ट्रपति को उड़ाते हैं, वो तुम्हारे जो हमास का चीफ है उसको तुम्हारे घर में घुस के उड़ाते हैं, और तुम्हारे परमाणु एसेट उड़ाते हैं। तुम उसका चिड़िया का बच्चा भी नहीं मारना चाहते हो। तो सच बताओ कि या तो तुम इतने डरपोक हो कि तुम उसके आगे जाना नहीं चाहते, और तुम मुसलमानों में ही एक दुश्मनी और इंतजार पैदा करने के लिए उग्र और बकवास करते हो। अगर है दम तो फिर ये करके दिखाओ, बकवास बंद करो। नहीं, हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि जितना हम जानते हैं ईरान की कौम
ऐसी नहीं है। वो बहुत ही आप समझे दानिश्वर लोग हैं, और वो जानते हैं कि कैसे मुल्क और कैसे जो है दुनिया पे राज किया जाता है, ये कैसे शासन चलाया जाता है। कोई भी मुल्क चलाना, कोई भी कौम को चलाना कोई लाला जी की दुकान नहीं होती कि या तो खरीद ले, नहीं तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। कोई वो भिंडी और आलू नहीं बेच रहे हैं कि गल गए तो बाहर फेंक देंगे। अगर ये वो बात ऐसा आप करते हैं, ये बात मुझे आप मेरी बाबा बात सुन साहब, लो। हाँ अगर वो ऐसा करते हैं जैसा जैसा चाह रहे हैं बाकी लोग कि एकदम ही वो नेस्ता नाबूद कर दें और वहां पे एटम डाल दें, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? इजराइल आगे से रिटेलिएट करेगा, मरेगा कौन? हाँ उम्मत मरेगी। वो एक अपने बहुत सॉफ्ट तरीके से कर रहे हैं, वो 100 बाइट्स दे रहे हैं, उसको 100 कट्स दे रहे हैं। और वो मेरे ख्याल से वो, मैं तो इसी बात को मानता हूँ कि वो समझदारी का डिसीजन है, आप माने या ना माने। और ये 100 बात आप कट से ही बाबा साहब सुने तो एक मिनट आगे बात करें कंटिन्यू। ये बात आप मुझे मत समझाएं, ये बात उन्हें समझाएं जो हमको गाली देने आते हैं कि देश नीति से चलते हैं, मतलब तुम्हारे जज्बात से जो है बम नहीं फूट जाएंगे। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं इस एपिसोड में उन सब लोगों का जो अंधभक्त है, उन भक्तों को ये जवाब देना चाहता हूं कि देश, हम तो राजनीति, हम तो बात ही उसकी करते हैं। सऊदी अरब से हमने कौन सा रिश्तेदारी करनी है? जिस दिन मैं सऊदी अरब के खिलाफ कुछ बताता हूं, उस दिन सुन्नी मेरी जान को अटक जाते हैं। जिस दिन ईरान के खिलाफ बताता हूँ, शिया मेरी जान को अटक जाते हैं। मैं कुछ मोदी साहब के खिलाफ बताता हूँ तो हमारे हिंदू भाई मेरी जान, अरे भाई मुझे जीने दोगे कि नहीं? सच सुनना चाहोगे कि नहीं? ये तो होता ही है। जहाँ देखिए कचरा होगा पानी तो वहीं गिरेगा। देखिए बात बड़ी सीधी सी है। अब हम इसके निचोड़ में आ जाते हैं प्रोग्राम के आखिर में। कुल मिलाकर ये साथ जो है पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स की हमेशा हर देश के अंदर बिछाई जाई रहती है। और इजराइल के बनाने का मकसद, इजराइल जब बनाया गया था अरब देश भी तभी बनाए गए थे। ईरान अपने आप में एक इंडिविजुअल अलग देश था जो कम से कम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का कभी गुलाम नहीं था। ये देश जो थे जितने थे वो गुलाम थे। इनमें से विड्रॉ किया अपने आप को पश्चिमी जगत ने, और ये इन लोगों को किंगडम को सौंपते चले गए। लेकिन रजा शाह मुसलमानों पहलवी के टाइम में तो गुलाम हो गया था सर। इसमें गुलाम नहीं, वैसा गुलाम था, गुलाम थोड़ा ही था। मतलब बेसिकली दोस्ती अलग चीज है, गुलामी अलग चीज है। दोस्ती अलग चीज है, गुलामी अलग चीज है। गुलाम हम मतलब तो गुलामी मानते ये तो ऑटोमन अंपायर से छीन लिए गए इलाके थे ना बाबा साहब। ये जो इलाके थे, हैं। ये पश्चिमी जगत ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इन कोलेशन जो मित्र राष्ट्र थे, ये पूरे के पूरे ऑटोमन जर्मनी के साथ भी जब वॉर चल रहा था तो ये पूरे इलाकों पे कब्जा किया था। ये कब्जा करके यहाँ से कुछ लोगों ने, सऊदी अरब ने तो ब्रिटेन का साथ दिया था ना ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, तभी तो सऊदी अरब बना था। तो ये सारी की सारी वो तो मुसलमानों के साथ लड़के ही अपना देश बनाए हैं। मगर एक चीज होती है लोगों का, एक सेल होती है। वो सेल आजकल साइबर के तौर पे आ गई, सोशल मीडिया के तौर पे आ गई। पहले सेल जो है धर्म गुरुओं के नाम पर होती थी, जो अलग अलग इलाकों में जाके एक अलग से एक सेंटिमेंट तैयार करते थे, एक ऑरा तैयार करते थे, जो आज भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। वो सिर्फ मुसलमान नहीं करते, आरएसएस भी कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। मोसाद और सीआईए तो पहले से ही करती है, MI6 का बहुत पुराना अंपायर है। तो ये सब जगह अपने अपने धर्म गुरु सेट करते हैं, और कभी धर्म गुरुओं को खुद को भी नहीं पता होता कि तुम किसके सेट हो, मगर वो होता वही है जो वो चाहते हैं। बात ये है बड़ी सीधी सी कि ये जो सेंटिमेंट बनाए गए हैं, इसमें ये जियो पॉलिटिक्स के वो पैटर्न हैं जो इस वक्त गाजा में चल रहा है। कि गाजा में एक लड़ाई शुरू हुई, इस लड़ाई को इस वक्त खत्म करना रूस के हित में नहीं है। रूस अगर यहाँ पीस कर देता है तो यूक्रेन में उसको भारी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये रूस अपने हितों की लड़ाई लड़ रहा है, और ईरान को चाहे वो रोक रहा है या ईरान रुक रहा है, जब रशिया चाहेगा तब ईरान को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर हाउस का आदेश होगा। यहाँ सवाल ये है कि इस युद्ध को 2025 तक ले जाने की प्लानिंग इसलिए है कि अभी अक्टूबर नवंबर में सर्दियां शुरू हो जाएंगी। यूक्रेन में उनको, यूक्रेनियों को भारी पड़ जाएगा, और जो दूसरे देशों की वहां प्रॉक्सी आके लड़ रही है वो तो बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसको क्लियर करने में काफी मदद मिलेगी रशिया को। उस वक्त इस इलाके पे ध्यान दिया जाएगा जैसे ही यूक्रेन में और रशिया में बर्फबारी शुरू होगी, तब इस बात को। और तब तक बहुत जरूरी ये भी है कि ट्रंप किसी तरीके से, अगर एक हिडन एजेंडा भी है,
उस एजेंडे के तहत अगर यहाँ कोई पीस डील होनी है तो यकीनी तौर पे रशिया चाहेगा कि पुतिन और ट्रंप इस मामले को लेकर तय करें, इसमें तमाम लोगों को बुलाएं और डील ऑफ सेंचुरी जो साइन की थी उसमें से थोड़ी चीजों को बदला जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से एक आजाद फलस्तीन रियासत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, जीत होगी, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। ये जो शोर शराबा हो रहा है ना, देखिए इजराइल इस वक्त पूरी तरह से चाहता है कि किसी तरह ऐसा उकसावा करे जो लगातार कर रहा है कि किसी तरह ईरान इस युद्ध में एंटर करे। ईरान अगर इस युद्ध में एंटर करेगा तो अमेरिका, फ्रांस, उनकी एक कमिटमेंट है कि उनको इस युद्ध में उतरना ही पड़ेगा और वो ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सऊदी अरब और बाकी के जो मुस्लिम देश है वो ऐसा चाहते हैं, मुंह से नहीं कहते, अंदर से चाहते हैं कि इसकी ताकत बहुत बढ़ गई है ईरान की, ये जरा थोड़ा सा कंट्रोल में आए, तो इसमें वो भी खामोश रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरान का कोई साथ देने वाला है। यहाँ यहाँ एक सवाल मेरा खड़ा होता है सर, जी अगर ईरान के ऊपर ऐसा कोई हमला होता है या इस तरीके की बात होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि रूस और चीन ईरान को साथ देगा? रूस और चीन तो दे ही रहे हैं अभी भी। आप कल तो परसों भी फिर 3 कार्गो गए हैं, हाइपरसोनिक गई है, उन्होंने अपने SU-35 तक 32 विमान ईरान को दिए हैं, S-400 दिया है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम है वो दिया है, जैमर्स दिए हैं। इजराइल से तमाम खतरों को रोकने की पूरी कोशिश जो है चाइना और इजराइल कर रहे हैं। और इसमें एक और चाल मैं एंड में आपको बता दूं होगा क्या, ये किस प्लान पे काम चल रहा है। अगर कोई भी चूक डिप्लोमेटिक ईरान करता है तो आने वाले दिनों में मैक्सिमम दबदबा ईरान के ऊपर रशिया और चाइना का हो जाएगा। ये लोकेशन दोनों तरीके से रशिया और चाइना को चाहिए, क्योंकि हॉर्मुज कंट्रोल में है ईरान के, और अगर हॉर्मुज के ऊपर सर यहाँ एक सवाल और खड़ा हो, सर एक सवाल और बीच में खड़ा हो गया जी कि अगर रूस ने अपने विमान दिए हैं, जो भी उसके सुखोई 35 है, जो लेटेस्ट उसकी टेक्निक है, तो ऐसा तो है नहीं कि ईरानी उसको चलाना जानते होंगे, तो फिर रूस के बूट भी वहां उस जमीन पे आ गए। आपको क्या लगता है? बहुत बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद में रशियन बूट मौजूद हैं, इवन चाइनीज एक्सपर्ट मौजूद है, बाकायदा आ रहे हैं। तो आपको भी फिर पता है, चलिए हम दर्शकों के लिए चर्चा कर रहे हैं, वो आपको और मुझे दोनों को ही पता है कि बूट है वहां। मैं एक बात बताना, बूट नहीं, पूरा कंट्रोल सिस्टम अब उनके हाथ में शिफ्ट हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ बाबा साहब, आप इस प्रोग्राम के आखिर में तमाम लोगों को ठंडे दिमाग से समझा दें कि हॉर्मुज एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसपे अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है तो रशिया चाइना भी हॉर्मुज पर बैठना पसंद करेंगे, जहां से पूरे अरब जगत का 40 से 50% आवागमन उसी जगह से होता है। और अगर हॉर्मुज कंट्रोल हो गया तो जैसे तुर्की के हाथ में बासफोरस है, जैसे अब यमनियों के कंट्रोल में लाल सागर है, जैसे मिस्र के कंट्रोल में सुएज है, ये सारी एक ऐसी लोकेशन बन जाएगी जो पूरा का पूरा मामला रशिया और चाइना के कंट्रोल में चला जाएगा और यूरोप इसमें से नंगा हो जाएगा। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हॉर्मुज जलडमरू है। ये इसमें इसमें क्या खेल होगा, इसको मैंने कहा जितने लोग देख रहे हैं गाली देना है गाली दें, मगर हमारी प्रोग्राम को जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से देखा करें। दुनिया में कौन क्या चाहता है, किसके क्या फायदे हैं, हम उस अंदाज से बात करते हैं। तुम लोग हमारे प्रोग्रामों को शिया सुन्नी की डिबेट में ले आते हो, ये गलत तरीका है। जी बाबा साहब। देखिए साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात है कि वह हरमुज के ऊपर रूस आ जाए, चीन आ जाए, अल्टीमेटली वो सारे का सारा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत विश्व गुरु है। और जो भारत को मिलेगा वो अडानी जी को मिलेगा। जय श्री अडानी। जी जी जी, थैंक यू, जय अडानी।